देखते हैं हम लोग अगले न्यूज को। जो सतीश महाना साहब हैं उनको हम लोग देख चुके हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ कि अब एक आए हैं रामापति शास्त्री, ठीक है। तो पूछेगा कि प्रोटेम स्पीकर, कहा है कि 23 मार्च को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामापति शास्त्री को नियुक्त किया है। रामापति शास्त्री कौन है? प्रोटेम स्पीकर हैं, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसमें गोंडा की मनकापुरी विधानसभा या गोंडा के मनकापुरी विधानसभा सीट से निर्वाचित होने वाले वरिष्ठतम सदस्य हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? रामापति शास्त्री को। तीसरा, गोकुला जाट, आपको पता ही होगा कि औरंगजेब के समय में आपको कृषक विद्रोह से जुड़ा हुआ नेता है गोकुला जाट, इस पर भी न्यूज है। यह चर्चा 23 जनवरी 2022 को किरावली में सीएम ने अपने भाषण में वीर योद्धा गोकुला जाट के योगदान का उल्लेख किया है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि 69-70 में मथुरा के क्षेत्र में गोकुला ने क्या किया था कि आपको किसानों का नेतृत्व किया, विद्रोह किया। इसलिए चर्चा में औरंगजेब इस समय आपके देश का बादशाह था और इस विद्रोह के पीछे मुख्य कारक था धर्म। क्या था? धर्म था, क्योंकि शाही मुगल सरकार के स्थानीय अधिकारी अब्दुल्ला बनी ने हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट कर दिया और महिलाओं को अपमानित करने का काम किया था। तो यह न्यूज आपका गोकुला जाट का चर्चा में था, तो यह भी ध्यान रखिएगा। एक और है पंडित बिरजू महाराज, आपको पता ही है कि बिरजू महाराज बिरजमोहन मिश्रा साहब हैं, यह आपको प्रयागराज के थे, जन्म इनका प्रयागराज में हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई है। अब यह क्या है कि लखनऊ के कालका बिदादीन घराने से ताल्लुका रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित बिरजू महाराज के बारे में पूछा जा सकता है कि यह किस घराने से? तो लखनऊ के कालका बिदादीन घराने से ताल्लुका रखने वाले कलाकार थे, ध्यान रखना है। और इन्होंने कई गाने को कोरियोग्राफर किया था, जैसे देवदास में काहे छेरे मोहे, बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल, ये सब गाना को आपको कंपोज कोरियोग्राफी करने का काम किए थे। अब इसमें दिखाई पड़ेगा कि कई सारे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, तो इनकी मृत्यु हो गया है। यह ध्यान रखिएगा बिरजू महाराज के बारे में कि किस घराने से जुड़े हुए हैं। तो लखनऊ के कालका बिदादीन घराना, लखनऊ के कालका बिदादीन घराना, यह ध्यान रखिएगा। अब एक और पर्सनालिटी है आपको, कमाल खान, ठीक है, यह पत्रकार थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है, ध्यान रखना है। अब आपको चर्चित स्थल, यूपी का चर्चित स्थल, ये छोटा छोटा डाटा हम लोग तेजी में निकालते चल रहे हैं। अब क्या है, हरदोई में क्या हुआ है कि हरदोई में दिखाई पड़ेगा कि मेगा टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड द अपरेल PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला भी शामिल है। इस योजना में यूपी का हरदोई डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है, तो हरदोई को याद रखने की आपको आवश्यकता है। अब हरदोई में यहाँ पे 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल बनाने के वस्त्र उद्योग का सारी सुविधाएं शुरू हो गया है, यह ध्यान रखिएगा। अब इसमें 7 जो बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क, इसमें हरदोई जिला में बनने वाले पार्क का नाम होगा संत कबीर PM मित्र टेक्सटाइल एंड द अपरेल पार्क। यह याद रखिएगा कि जो यूपी में बनेगा हरदोई में, उसका नाम होगा संत कबीर PM मित्र टेक्सटाइल एंड द अपरेल पार्क, यह ध्यान रखिएगा। केंद्र ने 7 राज्यों में तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, MP, यूपी, महाराष्ट्र में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दी थी, जिसमें यूपी में कहां लगेगा? हरदोई में। कहां लगाइएगा? हरदोई में लगाना है, यहां पे आपको दिखाई पड़ेगा। गोरखपुर में खुलेगी रीजनल फिल्म सिटी, आपको ध्यान रखना है कि नोएडा में फिल्म सिटी के साथ साथ अब गोरखपुर में भी रीजनल फिल्म सिटी खुलने का काम होगा, ठीक है। रीजनल फिल्म सिटी, अब क्योंकि जो मुंबई के कारोबारी है अतुल गर्ग, इसके लिए सरकार के साथ MOU पे हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और इसमें 500 करोड़ का निवेश होगा
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। अब उसमें स्थानीय भाषा का जो होगा वो आपको चर्चा में मिलेगा। अब ध्यान रखना है इफको कि नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के दृष्टिकोण से। पूछेगा कि कहां पे यूपी में किस क्षेत्र में नैनो यूरिया के तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है भाई कहां पे, तो 14 फरवरी को हुआ है 2000, ये भी डेट याद रखिएगा 14 फरवरी 2023 को। तो इसमें आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको IFFCO को के नैनो यूरियल तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन आपको केंद्रीय रसायन मंत्री यानी मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया है, यह ध्यान रखिएगा। पहला आंवला और फूलपुर, दो प्लेस है आंवला और फूलपुर, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसमें विशेष समिति ने नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP की मंजूरी दे दी है। अब इसका क्या होगा कि यह जल्द ही अंश समान DAP की तरह जगह लेने का काम करेगा। बस इतना आप ध्यान रखिए, जो काम का चीज है कि कहां आपको इफको ने नैनो यूरिया तरल संयंत्र के उद्घाटन किया है, आंवला और फूलपुर, बस इतना ध्यान रखने की जरूरी है। अब कालिंजर दुर्ग में मिली है 10वीं शताब्दी की मूर्तियां, कालिंजर दुर्ग में मिली है 10वीं शताब्दी की मूर्तियां, तो यह भी आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है क्योंकि कई बार ये सब चीजें पूछे जाते हैं। तो ऊपर से देखते हैं जो और आपका काम का चीज है। अब ये कालिंजर दुर्ग में गुप्त काल से लेकर बुंदेलो तक के शासन की मूर्तियां हैं, यह आपको ध्यान रखिएगा। अब कहा है कि देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर अभी कहां बनाया गया है, यह ध्यान रखना है। बनारस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है कि BHU ट्रामा सेंटर में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने का सैद्धांतिक सहमति दे दिया गया है। बस इतना आपको कि देश का पहला स्पाइनल में जो प्रॉब्लम है उसको इंजरी जो हुई उसको बेहतर करने के लिए तो बताना है कि BHU के ट्रामा सेंटर में। अब अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप, गुजरात के साबरमती के तट पर भी ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाने की योजना है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इतना आपको ध्यान रखने की जरूरी है। मुंडेरा बाजार का नाम चौड़ा चौड़ी, अब यार पूछा भी जा सकता है कि चौड़ा चौड़ी नाम का बदलाव करके क्या कर दिया गया है। मुंडेरा बाजार का नाम अब उस बाजार का नाम होगा चौड़ा चौड़ी, क्या होगा, मुंडेरा बाजार का नाम हो गया है आपका चौड़ा चौड़ी। आपको पता है कि जंग आजादी में चौड़ा चौड़ी की घटना क्यों प्रसिद्ध है, यह पहले आप पता कर चुकी जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का। राष्ट्रीय गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहा है कि 11 दिसंबर 2022 को गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन पे ही क्या हुआ कि PM ने यूपी के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन। ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है, तो बताना है कि सर गाजियाबाद में। कहां पे, गाजियाबाद में। हुआ क्या था कि गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान का भी उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ तो होम्योपैथिक संस्थान का उद्घाटन दिल्ली में और गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का, ठीक है। अब एम्स के ही तर्ज पर गाजियाबाद में कमला नेहरू नगर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, तो यह ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब लखनऊ गाजियाबाद और प्रयागराज में, लखनऊ गाजियाबाद प्रयागराज में कूड़े से बनेगी CNG, यह डाटा आपको उतने काम का है, बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये थोड़ा सा डाटा आपको मैं बता दिया हूं ऑनलाइनर का। अब आया कि पहले तैरते सोलर संयंत्र से विद्युत उत्पादन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां से काम का चीज आपको समझ लेना चाहिए। अब क्या हुआ है कि 20 मेगावाट का सोलर संयंत्र से बिजली का उत्पादन होगा। कहा है कि पहले तैरता सोलर संयंत्र से उत्पादन, तो कहां, पहला औरैया जिला के दिबियापुर में। पूछेगा कि NTPC ने कई चरणों के बाद क्या किया है कि पहला उत्तर प्रदेश में
तैरता सोलर संयंत्र की स्थापना की है, वह कहां पे? औरैया जिला के दिबियापुर में। एक पहला लाइन कहा है कि एनटीपीसी अब तक 4 प्रदेश में तेलंगाना, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में तैरता हुआ सौर आपको संयंत्र, सोलर संयंत्र लगा चुका है। तो आपको यूपी में भी ध्यान, 4 राज्यों के साथ साथ यूपी में भी दिखाई पड़ेगा। 15 दिसंबर 2022 की बात है, 15 सितंबर 2022 की बात है कि यूपी के यूपी के औरैया जिला में क्या हुआ है कि आपको सोलर संयंत्र, तैरता हुआ सोलर संयंत्र लगाने का काम किया गया है। तो यह याद रखिएगा। अब कहा है कि यूपी का सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल। कौन है यूपी का सबसे बड़ा मॉल? का क्या नाम है भाई? लुलु मॉल। यह आपका लखनऊ में। कहां पे है लुलु मॉल? कहां पे है? तो लखनऊ में है। याद रखने की जरूरी है लुलु मॉल को। यह उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ में है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब उत्तर का प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल, या यूपी प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन हो गया है। या उतना आपके लिए काम का उतना महत्वपूर्ण न्यूज नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन काशी विश्वनाथ धाम। पूछा जा सकता है कि कार्बन फ्री जोन कहां पे है? बनारस के काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए ही यह आपको ऐसा व्यवस्था शुरू की गई है। आपको दिखाई पड़ेगा कि यह पहला ऐसा मंदिर होगा जो पूरी तरह से कार्बन धूल कणों से क्या होगा कि मुक्त होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा सा चीजें, ठीक है। अब आपका बस्ती के बात आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बस्ती का नाम वरिष्ठ नगर हो गया है, ध्यान रखना है। बस्ती जिला का नाम बदलकर महर्षि वशिष्ठ के नाम पर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बस्ती, गोंडा बस्ती का जो एरिया है, बस्ती का नाम आपका महर्षि वशिष्ठ ऋषि के नाम पर वशिष्ठ नगर किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव भेजा जा रहा है, ध्यान रखने की जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का पहला अमृत सरोवर, ठीक है, भारत के पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन यूपी के रामपुर में, कहां पे हुआ है? यूपी के रामपुर में। पूछ दिया जाएगा कि भारत का पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहां किया गया है? तो यूपी के रामपुर में, याद रखिएगा। उसके बाद है आजादी के जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना की शुरुआत किया गया था, जिसमें प्रत्येक जिले में 75 सरोवर बनाने का निर्णय लिया गया है। तो बस इतना याद रखिएगा कि यहां पे यूपी का आपको ध्यान रखना है कि पहला अमृत सरोवर, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन यूपी के रामपुर में, कहां हुआ है? यूपी के रामपुर में हुआ है, यह ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब एक और जो न्यूज है आपको, थारू जनजाति संग्रहालय, यह न्यूज आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यह इस पर फोकस रखने की जरूरत है। अब 11 मई की बात है 2022 में क्या हुआ कि बलरामपुर जिला में थारू आबादी वाले इमिलिया कोडर गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनकर तैयार हो गया। ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको थारू जनजाति संग्रहालय मतलब यहाँ पे पहला, आपको बलरामपुर में, यूपी के बलरामपुर जिला में बन रहा है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय। तो कहाँ बन रहा है? और उसका नाम है थारू जनजाति संग्रहालय। कहाँ बन रहा है? तो बलरामपुर के गांव क्या है? थारू इमाली वाले गांव है इमिलिया कोडर और बलरामपुर, दो याद रखिएगा, इमिलिया कोडर और बलरामपुर को याद रखने की आवश्यकता है। अब आता है लखनऊ, यह न्यूज आपके लिए बहुत वही उतना कारगर नहीं है। अब वाराणसी का एक एरिया है राज तालाब बभनियाब में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता की पुष्टि हुई है। यह भी मुरादाबाद, अब यह आपके न्यूज आपके काफी उपयोगी न्यूज है मुरादाबाद का, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम जो के तहत क्या किया गया है, एक जारी रिपोर्ट है द फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। द फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्या हुआ है कि सबसे ध्वनि प्रदूषित कौन सा सिटी सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित है? तो आपको ध्यान रखना है, विश्व में आपको दिखाई पड़ेगा कि मुरादाबाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। पहला बांग्लादेश का ढाका है, ठीक है। तो आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी द फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में बताया गया है
कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि पॉल्यूटेड जो सिटी है आपका यूपी का मुरादाबाद, यूपी का क्या है, मुरादाबाद है, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। यह डाटा याद रखने की आपको आवश्यकता है। अब यूएनईपी रिपोर्ट के 61 शहरों में शामिल किया गया है और 61 शहरों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका सबसे ज्यादा 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। तीसरे स्थान पर आपको ध्वनि प्रदूषण में इस्लामाबाद है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब दक्षिण एशिया के 13 शहरों में आपको दिखाई पड़ेगा कौन कौन, मुरादाबाद सहित कोलकाता, आसनसोल, जयपुर, दिल्ली है। भारत में आपको दिखाई पड़ेगा एशिया में 13 सिटी में कौन कौन है भाई, तो मुरादाबाद विश्व का दूसरा 1, कोलकाता हो गया 2, आसनसोल 3, जयपुर 4 और दिल्ली 5। ये सारे जो सिटी हैं ध्वनि प्रदूषण काफी यहाँ पे आपको ध्वनि प्रदूषण दिखाई पड़ेगा, तो यह डाटा याद रखिएगा जो आपके काम का था। अब आया है कानपुर। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको डीआरडीओ ने क्या किया है कि कानपुर में जो इनका लैब है डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यह द्वारा क्या हुआ है कि बुलेट प्रूफ जैकेट क्या हुआ है का निर्माण करने की घोषणा किया गया है। ध्यान रखिएगा, यहां तक बात समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है पुरस्कार और सम्मान। आपका अगला जो एरिया है पुरस्कार और सम्मान, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कि क्या है पुरस्कार और सम्मान। पूर्वांचल की शान 2023, पूर्वांचल की शान 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, तो दिखाइएगा कि वाराणसी के जो है शिक्षाविद है राम मोहन पाठक साहब, इनको पूर्वांचल का शान के रूप में। भदोही का जो कालीन निर्यातक है इम्तियाज अंसारी साहब को भी मिला है पूर्वांचल के शान पुरस्कार। गाजीपुर के जो है यूथ रूरल अप्रोच फाउंडेशन के संस्थापक संजय शेरपुरिया को, मिर्जापुर के जो है अरुण कुमार दुबे, सेठ द्वार इत्यादि लोगों को यह आपको दिखाई पड़ेगा। जौनपुर के लोग हैं, गोरखपुर के भी हैं और कुशीनगर के कई सारे क्षेत्रों के लोग को आपको पूर्वांचल के शान का पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी जस्ट बीपीएससी का क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है पद्म पुरस्कार के बारे में, तो ध्यान रखने की जरूरत है। टोटल 3 युगल मामले सहित 106 पद्म पुरस्कार की प्रस्तुति के लिए मंजूरी दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा। तो टोटल कितना है 106 पद्म पुरस्कार 106। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा 91 पद्मश्री, 9 पद्म भूषण और 6 पद्म विभूषण। आपको ध्यान देना है कि 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और आपको 91 जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 23 में। अब 23 में यूपी पर चेक करते हैं तो टोटल 8 लोग हो जाते हैं। कितने पद्म पुरस्कार से सम्मानित 8 लोग होंगे यूपी में। तो पहला पद्म विभूषण याद रखना है, पद्म विभूषण में आपको दिखाई पड़ेगा कि मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के लिए क्षेत्र में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं पे पद्मश्री में 7 लोग हैं। पद्मश्री में कौन कौन है, 7 लोग हैं और किस किस क्षेत्र से हैं, तो देखिए राधा चरण गुप्त साहब को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए पद्मश्री 23 दिया गया है। अब दिलशान हुसैन साहब को देखते हैं, यह कला के लिए दिए गए हैं। अरविंद कुमार जी को देखते हैं, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए दिए गए हैं। और उमा शंकर पांडे साहब को देखिए, यह सामाजिक कार्य के लिए दिए गए हैं। मनोरंजन साहू साहब को चिकित्सा के डॉक्टर है मनोरंजन साहू। ऋतिक सान्याल यह कला के क्षेत्र के लिए। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी इनके साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया, यानी कि टोटल 7 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। वहीं आप देखेंगे कि 1 लोग को पद्म विभूषण यानी कि 8 टोटल पद्म पुरस्कार पाने वाले यूपी से 8 लोग हैं। अब यहाँ पे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित के बारे में डिटेल जानकारी आपको करना है तो मुलायम सिंह यादव के साथ पद्म विभूषण और अन्य 7 विभूतियों को पद्मश्री अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं।
तो यहाँ पे टोटल चर्चा के बाद आपको दिखाई पड़ा वह डाटा दिया गया है। तो इसमें पुरस्कार पाने वाली की सूची में 19 महिलाएं हैं। कितने महिलाएं हैं? 19 महिलाएं हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। विदेशी में 2 व्यक्ति हैं, विदेशी में 2 व्यक्ति हैं। 7 को मरणोपरांत मिला है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुलायम सिंह जी के बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, यह सारे चर्चा हम लोग कर दिए हैं। अब इसी के साथ साथ पेज पर देखते हैं कि क्या है इधर। रानी लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, ठीक है। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह पर आपको दिया गया है। यह आपको लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें टोटल 12 लोगों को, याद रखिएगा कितने लोगों को, टोटल 12 लोगों को लक्ष्मण एवं लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें 12 प्रतिभाओं, इसमें क्या हुआ कि लखनऊ के हैंडबॉल खिलाड़ी मोहित यादव और कानपुर नगर के ज्योति शुक्ला और लखनऊ के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहाग एलवाई शामिल हैं। 3 पर्सनालिटी भी इसमें शामिल है। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार कौन कौन किसे मिला है। तो आपको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 23 में आपको दिखाई पड़ेगा। समान वर्ग में देखेंगे तो ज्योति शुक्ला कानपुर हैंडबॉल के लिए, नेहा कश्यप मेरठ वुशु के लिए, और वेटनर वर्ग में तरुण शर्मा को मेरठ जूडो के लिए, यहाँ रखना है। समान वर्ग में मनीषा भाटी गौतम बुद्ध नगर की है, वुशु है। लक्ष्मण पुरस्कार में आप देख लीजिए मोहित यादव जी को, लखनऊ से हैं ये। वेटरनर वर्ग के लिए राहुल सिंह वाराणसी हॉकी खेलते हैं, जनार्दन सिंह गाजीपुर कुश्ती खेलते हैं, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसमें मोहम्मद आरिफ गोरखपुर, यह भी हॉकी के खिलाड़ी है। राधे श्याम सिंह आजमगढ़ एथलेटिक्स है। अब दिव्यांग में सुहास एलवाई पैरा बैडमिंटन लखनऊ, विवेक चिकाड़ा मेरठ तीरंदाजी और दीपेंद्र सिंह संभल शूटिंग। यह डाटा आपको याद रखना है थोड़ा सा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान का, ठीक है। राज्य की समाजवादी सरकार ने यश भारती सम्मान की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी देश विदेश में राज्य का नाम रोशन करने वाले विभूतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। इसमें 50 लाख रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 50 लाख रुपया मिलेगा। प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि यश भारती पुरस्कार पहले 2 साल पहले क्या हुआ है कि बंद हो चुका है। अब यश भारती सम्मान में पहले क्या होता था कि 11 लाख रुपया दिया जाता था, जो मतलब आपको दिखाई पड़ेगा कि राज्य का नाम अगर आप देश विदेश में फैलाते हैं तो यश भारती सम्मान पीछे की सरकार द्वारा शुरू की गई थी, उसको 2 साल पहले बंद कर दिया गया था। उसमें 11 लाख रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, अगर आप गौरव बढ़ाते हैं उत्तर प्रदेश का तो 50 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे यहां तक। अब इसकी जगह संस्कृति मंत्रालय ने, कौन सी मंत्रालय भाई? संस्कृति मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत की है, ठीक है। इसकी अलग अलग श्रेणियां आपको निर्धारित कर दी गई है, अलग अलग श्रेणी इसका निर्धारित किया गया है। अब सीएम योगी को इंडियन ऑफ ईयर अवार्ड, ध्यान रखना है, सीएम को इंडियन ऑफ ईयर अवार्ड मिला है मीडिया समूह के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं, यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर को दिया गया है, यह इतना ध्यान रखिएगा आप। अब खुर्शीद अहमद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, एक और देखिए, खुर्शीद अहमद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। इसमें जो राष्ट्रपति महोदय हैं, शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली में यूपी के देवरिया जिला के हैं शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपको दिखाई पड़ेगा कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट के खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और यह कंपोजिट स्कूल सहवा, क्योंकि यह जो शिक्षक हैं आपका खुर्शीद अहमद, यहीं से कंपोजिट स्कूल सहवा से जुड़े हुए हैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट के,
और इन्होंने क्या किया है, विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने का काम कराया है, तो इसलिए बेस्ट शिक्षक माने जाते हैं खुर्शीद अहमद साहब, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आया है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और सम्मान। क्या क्या उत्तर प्रदेश का हिंदी ग्रंथ सम्मान पे देखते हैं। यहां पे आपको वर्ष 21 का सम्मान और पुरस्कार की घोषणा हुआ है, ये पीछे का वर्ष 21 का है। इसमें आप देखेंगे कि यश भारती के तहत दिए जाने 8 लाख रुपया दिया जाता है। इसमें कितना, 8 लाख रुपया दिया जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि लखनऊ के डॉक्टर ओपी मिश्रा और हृदय नारायण दीक्षित को समेत 18 साहित्यकारों का नाम शामिल है। कितने, 18 साहित्यकारों का नाम आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा जो पुरस्कार दिया जा रहा है उसमें आपको टोटल 18 साहित्यकारों का नाम शामिल है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21, ये डाटा आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। बाल पुरस्कार 2022 बाल पुरस्कार 2022 को देखते हैं कि कौन सी डाटा आपके लिए उपयोगी है। तो इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आपको दिखाई पड़ेगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वर्चुअल समारोह में 61 बच्चों को 2021-22 के लिए पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें 8 यूपी का है। 61 में 8, याद रखिएगा, 61 में आपको 8 कहाँ के हैं, यूपी के हैं। अब इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में 3 कौन कौन है। 2022 में ध्यान रखना है, तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा अभिनव कुमार चौधरी, इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 मिला है अभिनव को, तो यह समाज सेवा के लिए मिला है। चंधारी सिंह चौधरी, इनको खेल के लिए मिला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तीसरा जिया राय, खेल के लिए, जिया राय को खेल के लिए, यानी कि 22 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 3 आदमी को मिला है। और 21 के लिए 5 लोग, यूपी के 5 लोगों को, यूपी के 5 लोगों को देखिए यहाँ पे इस डाटा में। तो व्योम आहूजा किनको मिला है, व्योम आहूजा कला और संस्कृति। कुंवर दिव्यांश सिंह वीरता के लिए। चिराग भंसाली नवाचार के लिए। मोहम्मद शुएब शैक्षणिक के लिए और मोहम्मद रफ़ी खेल के लिए। इतना सारा आपको डाटा थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे फिर हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022, यह क्वेश्चन पूछे जाने की चांस नहीं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि योगी साहब ने क्या किया है कि जो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो इन लोगों ने पुरस्कार देश को दिलाने का काम किया, उसे यूपी की सरकार ने या चीफ मिनिस्टर साहब ने इन्हें क्या किया कि पुरस्कृत करने का काम किए थे। तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा टोक्यो पैरा ओलंपिक में 19 पदक जीतने वाले, टोक्यो में 19 पदक जीतना 17 खिलाड़ियों को एवं प्रतिभागी करने वाले 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। इन खिलाड़ियों में 8 उत्तर प्रदेश के हैं। कितने हैं, 8 उत्तर प्रदेश के हैं। अब इसमें 6 करोड़ रुपए जो यह सहयोग राशि दिया गया, यह आपको डाटा खोला गया, इतना जरूरत नहीं है, इतना आपको डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है।